किस क्वेश्चन को करा था, कहाँ 18 तक कर लिए थे ना तो लोग। 19 था। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा। On the basis of crystal field theory, write the electronic configuration of 4D ions if splitting energy greater than P। देखो, एक सिंपल सी बात होती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है तो सीएफटी में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो डीडी की स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरह होती है कि दो ऑर्बिटल हायर एनर्जी और तीन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी, इसको हम बोलते थे T2G, इसको बोलते थे EG। ठीक है। अब इस केस में कह रहा है कन्फिग्रेशन लिखो, लेकिन डेल्टा की ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। देखो, पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसको पेयर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी पेयर करने के लिए ज्यादा है, पेयर्ड एनर्जी पी ज्यादा है, तो पेयर नहीं होगा। जब पेयर नहीं होगा इसका मतलब अगर मान लो कि थोड़ा सा हमने बहुत छोटा बना दिया, एक मिनट, तुम्हें दिखेगा ही नहीं ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुए। मान लो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बनाए, ये T2G हो गया, ये तुम्हारा EG हो गया। अब हमने कहा कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किसका है, D4 का है, तो हमने पहले तो भाई लोअर एनर्जी भरेगा गॉस रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में थे, D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में हमने 3 तो एक भर दिए। अब क्वेश्चन है कि फोर्थ यहाँ पेयर होगा या ऊपर जाएगा। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर्ड होगा। मतलब पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है पेयर करने के लिए। अगर ये बहुत ज्यादा पेयर क्यों होगा, है ना, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो यहाँ बात कह रहा है कि पेयर एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। ये कह रहा है ना, देखो ये है डेल्टा, ये ज्यादा है, पी कम है। तो पी कम है तो पेयर पहले होगा, यानी कि ऊपर नहीं जाएगा। डेल्टा बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा। पेयरिंग एनर्जी कम है इसलिए जल्दी पेयर हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कन्फिग्रेशन लिखो, तो क्या हो जाएगा, T2G लोअर एनर्जी स्टेट है, EG हाई एनर्जी स्टेट है ना, EG। तो इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन T2G में है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ये होता है हमारा कन्फिग्रेशन। तो ये हो जाएगा T2G4 EG0। When coordination compound CrCl3 mixed with AgNO3 2 मोल ऑफ AgCl, बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे बात कर लिया, 2 मोल AgCl। ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला और आईपीएसी नेम की बात कर रहा है। ठीक है। देखो, CrCl3 6H2O है। अब इसको ऐसे लिखिए कि इसके दो Cl आयन एज अ काउंटर आयन है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि NH3 यानी H2 है ना, H2O है, ओके। तो अगर हम इस तरीके से इसको लिख दें कि H2O के सारे मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड यूज कर दें तो हमारे 3Cl बाहर होंगे, ऐसे। इस केस में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो AgCl के, सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल्स बनेंगे, लेकिन इसने क्या कहा, 2 मोल्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जो 3 क्लोराइड आयन है उसमें से एक क्लोराइड आयन एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है। मीन्स अब यहाँ पे सिर्फ 5H2 की टोटल 6 होती है, ऐसे। और ये Cl2 इस तरह से होगा, क्योंकि अगर ऐसा लिखूंगा तो जाहिर सी बात है कि तीनों Cl काउंटर हैं तो ये आयोनाइज होंगे, प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, और ये अगर आयोनाइज होंगे तो 3 मोल बनने चाहिए, इसने कहा 2 मोल बनने हैं, तो उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और अंदर आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का क्या होता है, 6 होता है, तो फिक्स है, इसको हमें रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया जो इसने बोला था, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिए इसका। ठीक है। अगर इसने कहा होता 1 मोल, एक मिनट, अगर इसने कहा होता कि 1 मोल, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। जी सर। हाँ जी, नमस्कार भैया, बताएं।
ओके, तो बात ही कर रहा था। उसके बाद उसने बोला कि आईपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी नेम बताइए। तो आईपीएसी नेम में इसका क्या आईपीएसी नेम होगा? सबसे पहले, क्योंकि काउंटर आयन है तुम्हारा, कटायन है, पॉजिटिव आयन है, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन अगर तुम्हारा कटायन है तो कटायन का नाम तो पहले लिखते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। तो एक्वा ए से स्टार्ट होता है, तो पेंटा एक्वा, है ना। फिर सीएल है तो क्लोराइडो, ठीक है, या क्लोरो लिख दो, क्लोराइडो। क्रोमियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम अभी जो है वो थर्ड स्टेज, 3+ ऑक्सीजन नंबर निकालोगे एक्स मेंशन करके, तो अब फिर थोड़ा सा स्पेस देते हैं काउंटर आयन लिखने के लिए। काउंटर आयन के नाम में कभी भी डाई ट्राई नहीं लगाते, है ना, और सीधा नाम लिखते हैं क्लोराइड, इसमें क्लोराइडो वर्ड नहीं लगता, ठीक है। तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेस में। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन, ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसी होती है और किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, जनरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हम मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के जो इम्पटी डी ऑर्बिटल है, ये इम्पटी डी ऑर्बिटल है मेटल का, और जो लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल है उसके बीच ओवरलैपिंग मेंशन करते हैं। चलो ओवरलैपिंग हुई बीबीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जब ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। ये नॉर्मल सब में होता है, चाहे वो कार्बोनिल हो चाहे अदर कोई लिगेंड्स हो। जो फील्ड ऑर्बिटल हैं लिगेंड्स के, उनके और इम्पटी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के बीच इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो स्पेशल कार्बोनिल में स्पेशल क्या है? तो अगर कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देखो, तो कार्बोनिल के स्ट्रक्चर में हम ये कहते हैं कि वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर चलता है। ये है कार्बोनिल का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं जी, इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक। तो एक बार तो इस लोन पेयर को कार्बोनिल का कार्बन मेटल को डोनेट कर दिया, ये यहाँ डोनेट कर चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को, ये हमारा पहला हो गया। अब ये ध्यान से देखो, तो इस कार्बोनिल कार्बन के पास एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ये इम्पटी है। और जो मेटल्स, यानी कि इस लिगेंड के पास हम अगर सीओ इसको बना दें, चलो ठीक है सीओ ही है, कार्बोनिल ग्रुप ही है, तो इसके पास तो खाली ऑर्बिटल है जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। इस मेटल के पास पहले से जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, फील्ड ऑर्बिटल्स, तो इन फील्ड डी ऑर्बिटल्स और कार्बोनिल के इम्पटी पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच एक अलग से बॉन्डिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल टू लिगेंड होता है, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से इम्पटी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में होता है। इसको हम बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिनर्जिड बॉन्ड के नाम से जानते हैं इसको। इस तरीके से बैक बॉन्डिंग है ये एक प्रकार की, ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग कहलाती है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग की मानी जाती है कि क्या है, बैक बॉन्डिंग है, करेक्ट। तो अब इस ये करता है, तो इसके कितने हो गए, एक तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा किसका, किस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए कार्बोनिल बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज होती है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी वजह से जो मेटल्स है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर सकते हैं सीओ के साथ, कार्बोनिल ग्रुप्स
के साथ, है ना, क्योंकि उसके पास बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी। अब बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि उसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है, जो एम्प्टी है, खाली है। वो बैक एक बार तो दिया है, इस तरह से इधर एक दिया है, दूसरी बार अब ये एक्सेप्ट भी कर सकता है सेम टाइम में, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? बैक बॉन्डिंग। यही पूछ रहा था आपसे कि डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, इसमें सिग्मा पाई दोनों होता है। व्हाट इज द मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन? State the factor giving stability of complexes. What I mean by the stability of coordination compound in solution, है ना? State the factor which cover the stability of complexes. ये एक्चुअल में जो पॉइंट आया है वो आया है स्टेबिलिटी से। अब हालांकि वो अब सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन यहाँ नहीं आना चाहिए, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। और में आ जाते हैं, गिव द सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच, एक्सप्लेन द फॉलो, लिंकेज आइसोमरिज्म और एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है, दो बातें उन्होंने पूछी। पहला तो लिंकेज आइसोमरिज्म क्या है, और दूसरा इन्होंने पूछा है कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या। देखो, अगर हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज वर्ड ही डायरेक्टली कोरिलेटेड है एम्बिडेंटेड लिगेंड से, एम्बिडेंट लिगेंड से। अगर किसी कंपाउंड, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो समझ जाओ कौन सी आइसोमरिज्म है। तो सबसे पहले एम्बिडेंटेड लिगेंड समझ लो। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जैसे कि CN, जैसे कि SCN, जैसे कि NO2, ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास एक नहीं दो डोनर एटम है। जैसे नाइट्रोजन भी डोनर है, उसके पास भी लोन पेयर है। इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन के पास भी क्या है? लोन पेयर है। तो इसके पास ऑप्शन है कि वो नाइट्रोजन से मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर कार्बन से मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके पास ऑप्शन है, लेकिन एक साथ दोनों सेम मेटल से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों एक साथ ही नहीं बना लेंगे, ठीक है, या तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा या तो मेटल बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से SCN है, तो SCN में भी ऑप्शन है कि N मेटल से बॉन्ड बनाएगा कि S मेटल से बॉन्ड बनाएगा, N बनाएगा कि S बनाएगा, कौन बनाएगा मेटल से बॉन्ड। इस तरह NO2 भी है, NO2 में मेटल से बॉन्ड बनाएगा वो N होगा, या फिर O बॉन्ड बनाएगा मेटल से, कौन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऐसे लिगेंड्स के पास ऑप्शंस होते हैं, दो डोनर एटम्स होते हैं लेकिन वो एक टाइम में एक ही से बॉन्ड बना पाता है, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के नाम जब हम लिखते हैं तो इसे इसको लिखते हैं साइनाइडो। तो साइनाइडो अभी फिलहाल N से बॉन्ड बनाया है तो इसको लिखेंगे N, ठीक है। अब यहां पे क्या बनाया है? C से बॉन्ड बनाया है तो इसको बोलेंगे साइनाइडो O, करेक्ट। इसीलिए इसको थायोसाइनाइडो N, इसे थायोसाइनाइडो N और थायोसाइनाइडो S बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N लिख दो या नाइट्रो लिख दो सिंपल, और इसको नाइट्राइटो लिख दो या नाइट्राइटो O लिख दो, नाइट्राइटो O लिख दो, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एम्बिडेंट लिगेंड। अब मान लो कि किसी कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म आपसे पूछा है और ये उसने बोला कि आइसोमेरिज्म है ठीक है, एक मिनट, डिजिटल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो, कोई कंपाउंड आपको दिया गया, बोला गया इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म है और उसका जो आइसोमर है उसको बनाइए आप, ठीक है। आपसे पूछा कि इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म है और जो भी आइसोमर इसके अंदर है उसको बनाइए। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर वो लिंकेज है तो उसमें एक इनमें से कोई एक लिगेंड बैठा होगा। जैसे हमने लिखा CO H2O होल 5 और यहां लिखा NO2, बस इतना लिख दिया इसने, ठीक है।
2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। अब NO2 है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाती, तो एम्बिडेंटेट है, एम्बिडेंटेट है मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वो N से बॉन्ड बनाया है कि O से बॉन्ड बनाया है, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या है, लिंकेज आइसोमर है, मतलब कि लिगेंड वही, बस लिगेंड ने बॉन्ड किससे बनाया है उस एटम में डिफरेंट होगा, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ से बॉन्ड बनाया है, तो ये डिफरेंस होगा। तो ऐसे हमको हम बोलते हैं लोग क्या कि इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेटेड थे दोनों वर्ड। आगे देखो एग्जाम्पल ही पूछा था, ठीक है, तुमने एग्जाम्पल भी ले लिया। द फार्मूला CO3Cl could represent a carbonate or chloride. Write the structure or name of the possible isomers. Formula of 5CO3Cl could represent a carbonate and or chloride. Write the structure, name of the possible. कह रहा है इस तरीके से कंपाउंड लिख के दे दिया गया, बोला गया ये तो दोनों बता सकता है, एक कार्बोनेट और क्लोराइड दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे, और उनका नाम भी लिखना है, ठीक है। चलो एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज। ठीक है, तो देखिए दिया है कोबाल्ट को, कोबाल्ट का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, तो हमने लिखा CO, NH3 को हम 5NH3 है, लिख दिया। अब 5 तो लिगेंड आ गए, एक लिगेंड की जरूरत है, तो या तो हम CO3 को अंदर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और सिंगल पॉजिटिव लगाएंगे, या तो हम इसको लिखेंगे CONH3 होल 5Cl एंड 2 पॉजिटिव बाहर लगाएंगे। अगर हम सिंगल पॉजिटिव लगा रहे हैं तो मतलब हम Cl नेगेटिव लिख सकते हैं, प्लस माइनस हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहाँ पे CO3 2 माइनस। तो ये दो तरीके से कंपाउंड लिखा जा सकता है, ठीक है। ये कार्बोनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोराइड को, ठीक है। अब आपको तो इसका जब नाम लिखेंगे, राइट द स्ट्रक्चर नेम पॉसिबल आइसोमर्स, ये दोनों आइसोमर हैं। अब ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्लोराइड आयन देगा और ये कार्बोनेट आयन देगा, मतलब दोनों क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। ये आयोनाइजेशन आइसोमर के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या नाम होगा इसका, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, फिर से सुन लो, एक पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड कार्बोनेट, ठीक है। बस इतने फर्क है इसमें, यहाँ कार्बोनेटो लिखोगे, यहाँ क्लोराइडो लिखोगे, लास्ट में यहाँ पे क्लोराइड लिखा जाएगा, यहाँ कार्बोनेट लिखा जाएगा, बस यही फर्क है इन दोनों में, ठीक है। तो यही पूछ रहा था वो। CONH3 होल 3 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जबकि निकिल का जो है वो एक आउटर कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों, इसे एक्सप्लेन करना है, ये बीबीटी के बेस पे एक्सप्लेन होगा। CONH3 होल 3 प्लस एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देख लेते हैं, CO जो है वो अभी फिलहाल इस केस में 3 प्लस है, तो कोबाल्ट 3 प्लस आयरन कोबाल्ट निकिल, यानी कि ये एक प्रकार का D6 सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इसका होता है 3D7 4S2, तो 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करने पे D6 बचेगा। जबकि अगर निकिल की बात करो तो निकिल जो है वो होता है 3D8 4S2, और ये फिलहाल इस टाइम में अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 प्लस में है, तो जो निकिल का 2 प्लस होगा वो हो जाएगा क्या, 3D8, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, यानी कि 6 इम्पटी ऑर्बिटल इसमें भी हमें बनाने पड़ेंगे, 6 इम्पटी ऑर्बिटल इसमें भी हमें बना, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो देख लेते हैं, कोबाल्ट का अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स डी के हुए, इन सब में कोबाल्ट के 6 आप फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, ये हुआ 6 ऑर्बिटल फिल हो गए। अभी इसके पास S बचा है 4S और 4P भी बचा है, 4P, और आप 4D भी बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, ये 4d हुआ। अब हमें चाहिए कितना, 6 एम्प्टी चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बहुत सारे हैं। तो हम क्यों ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का यूज कर ले, 2 यूज कर ले। 6 हमारे पास 4 + 2 6 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d2। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अमोनिया तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास इतनी पावर होती है कि वो जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनको पेयर्ड करा सके, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको पेयर्ड करा सके। तो क्या करेगा वो यहां से इसको इधर की ओर फ्लिप करा देगा, इसको उठा के यहाँ पे फ्लिप करा देगा इस वाले में। यानी एक नई स्ट्रक्चर कह सकते हो अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारे पास ऐसे 5 हैं। तो इस केस में हमें कितने मिलेंगे, 2 तो हमें यहाँ मिल जाएंगे ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये सब फिल्ड हो गए। अब 2 खाली हो गए इधर। हाँ, अब इधर हमारे पास S भी ऐसे था, P भी खाली था। तो इस केस में हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूज किया। अब इसका क्या, D आप अंदर वाला लिए हैं तो 3D वाला, इनर D लिए हैं तो इसको लिखेंगे D2 पहले लिखेंगे, sp3। अब जब हम इनर D यानी 3D यूज करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये इनर ऑर्बिटल होगा। इनर मतलब D आप 3D यूज किया, 4s के साथ 3D यानी अंदर वाला D, इसलिए इनर ऑर्बिटल कहेंगे। और वही कह भी रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है निकल का। ठीक है, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल, क्योंकि क्या है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जबकि देखो निकिल में बात करते हैं, निकिल में भी तो अमोनिया है। अगर हम निकिल का फॉर्मेशन करते हैं 3D का, तो निकिल के 3D ऑर्बिटल्स को अगर हम बनाते हैं तो D8 है, तो 1 2 देखो, अगर हम इसका बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। बहुत छोटे हम बना रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो दिक्कत आ रही है। 1 मिनट बच्चे पढ़ी, कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है, समझे नहीं आ रहा है क्या लिखा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से 5d ऑर्बिटल्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से इसको फिल किया जाएगा। करेक्ट। अब इस केस में हमें पता है कि अभी 4s फ्री है, 4p भी फ्री है और 4d भी फ्री ही है, उसको हमने कहाँ यूज ही किया है। ठीक है, ये 4s, ये 4p, ये 4d, ये 3d। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल तो है ही है खाली, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, तो हमें 6 फ्री कराने हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे हम 3D फ्री करा लें या तो 4D फ्री है उसको यूज कर लें। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको फ्री भी कराऊं तो कहाँ, एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑर्बिटल अनपेड है, दोनों मिल करके पेड हो जाएंगे। मान लो इसको बहुत करेंगे तो यहाँ तक ले जाएंगे बस ना। तो हमारा यही एक ऑर्बिटल फ्री होगा। हमको चाहिए कितने, 2, क्योंकि 4 हमारे पास है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका एक लीजिए इसका एक लीजिए। अगर आप अंदर वाले 3D का यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों ऑर्बिटल 3D के ही चाहिए, फिर एक D 3D हो जाए दूसरा 4D हो जाए, ऐसा नहीं। तो हमें यहाँ 2 हम फ्री ही नहीं करा सकते ना, एक ही तो फ्री कराएंगे। तो मजबूरी, अमोनिया के स्ट्रांग होते हुए भी यहाँ अब उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है भाई, जगह ही नहीं, कहाँ से खाली कराएगा। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा उसको, इन दोनों D का यूज करना पड़ेगा, है ना, इन 4D के 2 ऑर्बिटल। तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। तो क्योंकि आउटर बाहर वाले D का यूज किया तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और इन्हीं में ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हर एक लिगेंड से 2-2 यानी एक पेयर। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन करेगा। करेक्ट। तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, मतलब ये कि निकल के पास इतना जगह नहीं कि कोई आए उसको इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करा के 3D को फ्री करा सके, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। करेक्ट। आगे देखते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत सही है ना। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द CFSC। ठीक है, कौन कौन से क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो CFSC को कह सकते हैं आपकी अफेक्ट करते हैं, जिससे CFSC डिसाइड होती है ना।
तो देखो सीएफएससी का मतलब ये होता है कि जिस समय मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से 5d ऑर्बिटल्स थे जो कि डिजनरेट थे, अभी लिगेंड नहीं आया था इनके पास, तो डिजनरेट थे। ज़्यादा कर दिया क्या हमने? हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा बना दिया। ठीक है, तो ये 5 है। अब ये 5 के 5 अभी लिगेंड नहीं, जब लिगेंड इनके पास आएगा तो ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, EG एंड T2G। ठीक है, ये है बैरी सेंटर का पार्ट, बहुत पास कर दिया हमने। ये बैरी सेंटर है ना। यहाँ से इस T2G की जो एनर्जी गैप होती है ये होती है 2/5 डेल्टा, और ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ की होती है 3/5 डेल्टा ओ। ठीक है, तो EG, ये है EG, तो EG और T2G ग्रुप के बीच का जो भी एनर्जी गैप है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल केस में। ठीक है, तो इस गैप को ही कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। जो 5 डिजनरेट ऑर्बिटल थे, डी ऑर्बिटल डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें एक को हम क्या बोलते हैं 3/5 डेल्टा हो, दूसरे क्या बोलते हैं 2/5 डेल्टा हो। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी को बोलते हैं। तो दोनों के बीच का जो भी एनर्जी गैप होगा उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर तो ये है कि लिगेंड कौन सा है, नेचर क्या है उसका, वीक है या स्ट्रांग है, पहला पॉइंट तो ये डिसाइड। दूसरा ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। फिर थर्ड अरेंजमेंट क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो होते हैं ना, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन, तो अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स क्या है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि साइज क्या है मेटल की, साइज ऑफ मेटल, और चार्ज ऑफ मेटल। फिफ्थ पॉइंट है चार्ज ऑफ मेटल, चार्ज ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो सीएफएससी को डिटरमाइन करते हैं, पहले लिगेंड, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, फिर साइज ऑफ मेटल और चार्ज ऑफ मेटल। ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो सीएफएससी को डिसाइड करते हैं, यानी इन्हें कहा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द सीएफएससी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 25 नंबर पे ये सेक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन में फिर थोड़ी देर बात करेंगे। फिर व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब ये है कि जब हम लिगेंड्स को उनकी सीएफएससी के बेस पे, यानी कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा डेल्टा क्रिएट कर सकता है, कितना ज्यादा स्प्लिटिंग करा सकता है, एनर्जी गैप ला सकता है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ये क्या है, स्प्लिटिंग, क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रो सीरीज। ठीक है, लिगेंड्स को उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं। ठीक है, एक सीरीज जो किस बेस पे अरेंज की गई है कि लिगेंड्स की स्प्लिटिंग एनर्जी कितना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी है उसके बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब कहता है कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आप क्या फर्क समझते हो, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो देखो, वीक लिगेंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू, वीक लिगेंड्स के लिए डेल्टा की वैल्यू लो होती है, कम होती है, तभी तो उनको वीक कहते हैं। ठीक है, अब जब लो होती है तो ये लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन जो लिगेंड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितने होते हैं, ठीक है, इसमें वही आते हैं जितने हैलाइड्स हैं, है ना, SCN है, वो सब इसमें आते हैं, वाटर तक, वाटर को हम वाटर लाइन के नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो डेल्टा यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत हाई है, और जब बहुत हाई है तो फिर मतलब पेयरिंग हो जाएगी,
तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, ये हाई है तो पेयरिंग एनर्जी कम। तो ये लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मतलब ये इनर होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। इनका क्या होगा, इनका sp3d2 होगा आउटर ऑर्बिटल वालों का। ठीक है, तो ये थी हमारी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा सेक्शन बी भी फिनिश हुआ। चलो कुछ देर बाद फिर डिस्कस करेंगे इसको भी।